हेलो। Yes, we are starting just in the next couple of minutes. अभिषेक क्या? हेलो। यस, वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है बच्चों? हेलो, वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है बच्चों? हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है। ओके, चलो शुरू करते हैं अब। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आई थिंक वॉइस क्लियर है। वॉइस क्लियर नहीं है। है सर, क्लियर है। प्रिंस मना कर रहा है। नो सर, हेलो, आवाज नहीं आ रही। आई थिंक बाकी सब बच्चों का कहना है कि वॉइस क्लियर है। हाँ सर, क्लियर है। तो प्रिंस, यू जस्ट चेक इट आउट एट योर ओन साइड। हाँ सर, ना ऑडिबल। मेरा ही सिस्टम थोड़ा शायद खराब था सर। ओके, चलो शुरू करते हैं। क्लास की शुरुआत इथाइलिन ग्लाइकॉल के मॉलिक्यूल से करेंगे। दैट इज गॉट द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड द एक्सेप्शन गॉट टू इट। इथाइलिन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूल ऐसा होगा बच्चों, अब ये जो मॉलिक्यूल है इसका जब हम न्यूमान बनाएंगे तो पहला न्यूमान एक्लिप्स बनता था। लेट्स से इसको हमने फ्रंट कार्बन मान लिया और इसको हमने बैक कार्बन मान लिया। तो फ्रंट कार्बन से वी आर हैविंग वन OH, HH, then again back carbon, OH and HH. अब ये जो मॉलिक्यूल अपने पास बना है इसको आप घुमाइए 180 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। एक बार और घुमाएंगे, पार्टली एक्लिप्स फॉर्म आएगी। फाइनली घुमाएंगे
एंटी फॉर्म आएगी। हालांकि अपन इसके आगे भी घुमा सकते हैं, आगे भी घुमाने में कोई इश्यू नहीं है, बट अब जानते हैं कि इसके आगे घुमाने के बाद वापस से पार्टली एक्लिप्स फॉर्म आएगी 240 पे, और 300 पे हमारे पास कौन सी आएगी, गॉच फॉर्म, है ना। तो सारी स्टडी कर चुके हैं। मैं सीधा, यस वेरी गुड, कमेंट बड़े जोरदार और बढ़िया आ रहे हैं, यस वेरी गुड। अब इसके अंदर अपने को एक बात समझनी है, और वो पॉइंट ऑफ व्यू है कि पिछली बार तक हमने पूरा एनालिसिस किया था, और एनालिसिस के अंदर स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो हमारे पास आता था वो कुछ ऐसा होता था, एंटी, गॉच, पार्टली एक्लिप्स और फुली एक्लिप्स। ये जनरल स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमारे पास चलता था। बट इस केस में ये ध्यान रखना है, इथाइलिन ग्लाइकॉल में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो जाती है, और इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सिस्टम एनर्जी रिलीज कर देगा, इसकी खुद की एनर्जी कम हो जाएगी, और जिसकी खुद की एनर्जी कम हो जाती है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इतना डिटेल में ना जाना हो, ये तो अपन बॉन्डिंग में चले गए बहुत डिटेल में, इतना ना समझना हो आपको, तो हम बहुत सिंपली यूं कहें कि इसको किलेशन कहते थे हम लोग, और किलेशन ऑलवेज इंक्रीजेस, रेजेस द स्टेबिलिटी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे किलेशन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और ये इस लेवल पे आ जाता है कि अब यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाता है गॉच 10, तो इसका मतलब इस पूरे टॉपिक में आपके पास जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ गई है, और वो जिम्मेदारी जो बढ़ गई है वो ये है बच्चों कि अगर हमारे पास नॉर्मल मॉलिक्यूल्स हो इस प्रकार के, तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर वही चलेगा जो हमने ब्लैक पेन से यहां पे लिखा है, @1, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। और अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स हो जिनके अंदर एच बॉन्डिंग हो सकती है, तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो हमारे पास कुछ डिफरेंट चलेगा, और गॉच थोड़ा सा आगे आ जाएगा। तो ये है @2 मतलब सेकंड वाला स्टेबिलिटी ऑर्डर। अभी किस किस में लगेगा आइए मैं आपको वो बताता हूं। मेरे हिसाब से इन तीनों के अंदर, इन चारों के अंदर ये वाला ऑर्डर लगेगा 2 वाला, और इन दोनों के अंदर 1 वाला ऑर्डर लगेगा। अब यहाँ पे बच्चे ये पूछते हैं कि सर एच बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी, ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो एच बॉन्डिंग के कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं बच्चों, वो कंसेप्ट आप लोगों ने लगाने हैं कि जैसे इसमें OH और OH के बीच में एच बॉन्डिंग हो जाएगी, ये मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे एच बॉन्डिंग कैसे होगी मैं आपको वो यहाँ नीचे दिखा रहा हूँ। लेट्स विजिट, कौन कौन लगा हुआ है F और OH। ये देखो, दिस इज एग्जांपल ऑफ किलेशन। इसमें तो हो ही जाएगी शायद, बच्चे इतने समझदार तो हैं। इंपॉर्टेंट नाम भी है, कोई कमेंट में डालना चाहे तो मैं देख रहा हूं यहां से। Holmes यस law. वेरी गुड वेरी गुड, ध्रुव का आंसर आया है। आई थिंक ध्रुव हैज
कंप्लीटली आउटरीच द फील्ड। बहुत ही बढ़िया। सक्सिनिक एसिड, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही अब जगह नहीं है, बट इसके हाइड्रोजन में और इसके ऑक्सीजन में H बॉन्डिंग हो जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। बड़ी छोटी सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। अब बच्चे इसमें कई बार गलती करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में गलती कहाँ आते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। ओम्स जाप वाला है ये, एक बच्चे ने लिख दिया कमेंट के अंदर। ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक याद आ रहा है आप लोगों को? बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ये कह सकते हैं कि भाई इसका वाला आराम से। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे भी H बॉन्डिंग हो जाएगी आराम से, तो ये सही है या गलत है? हाँ सर। ये गलत है, ये बात ध्यान रखना है। गॉट इट? करो शुरू। आर्यन, मैंने क्वेश्चन देख लिया है आपका, अभी मैं आंसर दूंगा, है ना? यू हैव आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। पहले कॉपी करो, आंसर दे रहा हूं अभी। कॉपी करो पहले यहां तक।
रमन, मैंने मैसेज पढ़ लिया है, मैं आंसर दे दूंगा अभी, है ना, आप घबराओ मत। डोंट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग लॉन्ग मैसेजेस। मैं सबके मैसेज पढ़ रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए, जो रेलिवेंट है उनके जवाब भी दूंगा। आपको जो जो समस्याएं आ सकती है ना, वो मुझे मालूम रहती है। ऐसा मत समझा करो कि सर पढ़ा रहे हैं तो उन्हें पता नहीं चल रहा होगा कि होता क्या है। मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, बच्चे इसको फिनिश कर लें। अब अपन पॉइंट पे आते हैं। आई थिंक लिख लिया होगा आप लोगों ने, जिनका छूट गया है वो स्क्रीनशॉट ले लो। इथाइलिन ग्लाइकॉल के मैंने चारों बना दिए, इन तीनों के भी मैंने मेन स्टेबल वाले बना दिए, बाकी आप बना के कंपेयर करते रहना। मैं मेन पॉइंट पे आता हूं कि बच्चे ये कहते हैं कि सर पार्टली एक्लिप्स और फुली एक्लिप्स के अंदर भी चेंज ओवर होना चाहिए, क्योंकि फुली एक्लिप्स वाले में भी तो एच बॉन्डिंग हो जाएगी यहाँ पे, और ये तो रियलिस्टिक एच बॉन्डिंग है, इसमें तो कोई बुराई है ही नहीं एच बॉन्डिंग के कंसेप्ट के हिसाब से। ये तो पहले तो ये समझाता हूं कि एच बॉन्डिंग है, इसमें कोई बुराई नहीं है ना। दिस वॉज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय रमन एंड आर्यन। तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत क्रिएटिव क्वेश्चन है, और ये शो करता है कि बात आपके समझ में आ रही है, ये पूछना चाहिए था। तो अब इसमें भी एच बॉन्डिंग हो गई, तो फुली एक्लिप्स वाले को एक पायदान आगे निकल जाना चाहिए। तो होना क्या चाहिए, फुली एक्लिप्स वाले को एक पायदान इधर निकल जाना चाहिए, वो ज्यादा स्टेबल हो जाना चाहिए पार्टली वाले से। तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि आपको ये बात मान के चलनी है कि यहाँ जो रिपल्शन है ना, वो लोन पेयर वाला रिपल्शन है। और मैं पहले भी पढ़ा के आ चुका हूं आपको, क्लोरीन वाले केस में आपने देखा होगा कि क्लोरीन का साइज भले से छोटा था, मगर लोन पेयर की वजह से उसका रिपल्शन मिथाइल से भी अपन ऊपर मानते हैं। तो यहाँ पे भी जो लोन पेयर का रिपल्शन है, ये इतना ज्यादा डोमिनेटिंग होगा कि एच बॉन्डिंग उसकी मदद चाह के भी नहीं कर पाएगी। तो लोन पेयर रिपल्शन को हमने बॉन्डिंग में भी हल्का नहीं माना था, ये वहां पे भी एस था और यहाँ पे भी इट इज एस, नंबर 1 पे रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो कहीं पे भी अगर लोन पेयर रिपल्जन का मुकाबला किलेशन से हो, तो डोमिनेटिंग पोजीशन हमेशा लोन पेयर रिपल्जन की ही रहेगी। ये हमने टॉटोमेरिज्म में भी एक्सपीरियंस किया था, एसिडिक स्ट्रेन में भी एक्सपीरियंस किया, बॉन्डिंग में भी किया, तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो आप। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि फुली एक्लिप्स का स्थान पीछे ही रहेगा, और उसका कारण है एलपी एलपी रिपल्जन। हालांकि इतना आता नहीं है आईआईटी जेईई के एग्जाम के अंदर, इसलिए आप ये पूछते ना पूछते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी पूछना चाहिए अगर थोड़ा सा आपने क्रिएटिविटी है। इससे क्या लगता है कि हाँ सब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा है। तो फाइनल पॉइंट लिखी है ना, इस इतनी बड़ी जो बकवास अपन ने की, इसका कोई ज्यादा मतलब है नहीं। मुख्य बात यह है कि अब स्टेबिलिटी के ऑर्डर 2 हो गए। नॉर्मल मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर लगेगा, और एच बॉन्डिंग वाले केसेस के अंदर स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर लिखेगा। तो इसको रिजल्ट के फॉर्म में लिख लो कि इन नॉर्मल फॉर्म्स दिस स्टेबिलिटी ऑर्डर इज ऑब्जर्व्ड, एंड इन एच बॉन्डेड फॉर्म्स दिस स्टेबिलिटी फॉर्म इज ऑर्डर्ड। एक पेज पे इसको क्लियरली लिख लो। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स बन गए जो आपको ध्यान में रखने हैं, बस इतना पढ़ जाना, ये काम का हो जाएगा।
अब इस टॉपिक को आज वाइंड अप कर रहे हैं अपन। इस टॉपिक में से दो तरीके से क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं, तो लेट्स गो टुवर्ड्स दैट। चार क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि केमिस्ट्री को क्यों रटना नहीं चाहिए। यू नीड टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट। शुरू करने से पहले मैं ये चार क्वेश्चन आपको देता हूं, आप इसमें थोड़ा सा समय लगाइए और रफ में इसको अटेम्प्ट कीजिए। कॉपी के लास्ट पेज पे एक बार इसको करके देखिए कि आप इसको कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, करीब 2 या 3 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद फिर मैं शुरू करूंगा। बताना क्या है ये मैं शॉर्ट में बता देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन मैं हमेशा शॉर्ट में लिखता हूं। सक्सिनिक एसिड का क्वेश्चन नंबर 1 है, म्यू ऑफ एंटी फॉर्म निकालना है। फिर म्यू ऑफ एंटी फॉर्म निकालना है इन एक्वस NaOH। फिर मोस्ट स्टेबल फॉर्म इन एक्वस NaOH निकालनी है, और फिर मोस्ट स्टेबल फॉर्म निकालनी है। ठीक है, चार क्वेश्चंस हैं, नहीं ऑप्शन नहीं है ये। एक बच्चा कह रहा है कौन सा ऑप्शन, एक ही। चार क्वेश्चंस हैं। मैं पुराना टीचर हूं, देखो मैं अभी भी सन 2000 में जो पेपर आया करता था ना, उसी टफनेस लेवल और सिंसियरिटी पढ़ाता हूँ, तो आप भी उस सिंसियरिटी पे पढ़िए। आज के पेपर बड़े सिंपल और इजी आते हैं। प्लीज मेक इट फास्ट। सक्सिनिक एसिड में सबसे पहले म्यू निकालना है एंटी फॉर्म का, फिर म्यू निकालना है एंटी फॉर्म का ही NaOH में, फिर मोस्ट स्टेबल फॉर्म इन एक्वस NaOH कौन सी होगी ये बताना है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी, और मोस्ट स्टेबल फॉर्म जनरल कौन सी होगी ये बताना है। चार क्वेश्चंस हैं। गुड, एक बच्चे का आंसर आ गया है। एक नालायक पूछ रहा है ये क्या होता है। ये डाइपोल मोमेंट होता है।
चलो, आई थिंक इतना समय काफी है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सक्सिनिक एसिड का म्यू ऑफ एंटी फॉर्म निकालना है, तो सबसे पहले इसका एंटी फॉर्म बनाएंगे आप। और इसके अंदर एच एच से म्यू कैंसिल कर लेगा, ये दोनों एच आपस में कैंसिल कर लेंगे। कार्बन कार्बन से मोमेंट कैंसिल कर लेगा, यहां तक मैं आपकी बात मानता हूं। मगर आप उससे ऊपर जाएंगे तो ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से और ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से अपना मोमेंट कैंसिल नहीं करेगा। क्योंकि नोटिस करो, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ का जब आप मोमेंट लेंगे तो वो इस डायरेक्शन में आएगा, ये सी डबल बॉन्ड ओ का लेंगे तो वो इस डायरेक्शन में आएगा, और ये दोनों मोमेंट एक तरफ हो गए तो ये कैंसिल नहीं करेंगे। तो हेंस हम कहेंगे कि ये नॉन जीरो होगा। तो ये पहला वो बात का जवाब कि बच्चे कई बार क्या है, बिल्कुल ब्लाइंड काम करते हैं कि एंटी फॉर्म में तो जीरो ही होता है, जैसा कि एक बच्चे का आंसर आया था। तो नॉन जीरो होगा, ये छोटी सी बात है, आपको ध्यान रखनी है। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप इसको घुमा के ऐसे लिख दो। तो ऐसे लिख दोगे तो जीरो हो जाएगा। तो मान लो 50% मॉलिक्यूल इस फॉर्म में है, 50% मॉलिक्यूल इस फॉर्म में है, टोटल 100 मॉलिक्यूल लिए, 100 में से 50 का जीरो आ रहा है और 50 का नॉन जीरो आ रहा है। तो नेट जब आप लोगे टोटल 100 का दिखोगे मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी में, तो नॉन जीरो दिखेगा ना, बिकॉज अगर इसकी तरफ से लेट से एक्स आता है प्लस जीरो, तो एक्स प्लस जीरो इक्वल टू एक्स डिवाई। तो एंटी फॉर्म का नॉन जीरो। ये क्वेश्चन 2 बार पहले भी मैं आपको बॉन्डिंग में ही पढ़ा चुका हूं, और मैंने जीओसी में ही पढ़ाया था। बॉन्डिंग तो मैंने नहीं पढ़ाई आपको, तो जीओसी में भी मैं पढ़ा चुका हूं, बॉन्डिंग में भी आपने पढ़ा होगा, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया हमारे पास। कि कुल मिला के मैं शॉर्ट में बोलता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखता हूं यहाँ पे कि म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब म्यू ऑफ एंटी फॉर्म इन एक्वस एनओएच, ये बहुत बढ़िया टर्मोइल है, इसके अंदर बहुत ही बढ़िया टर्मोइल है। तो एक्वस एनओएच के अंदर क्या हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। आपको समझना पड़ेगा मॉलिक्यूल एसिडिक है, तो एक्वस एनओएच के अंदर इट विल लूज प्रोटॉन, एसिड अपना H प्लस दे देगा और सॉल्ट फॉर्म में आ जाएगा। और नोटिस करो यहाँ पे नेगेटिव सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन के कारण ये हाइब्रिड फॉर्म में रहेगा। आओ मैं इसका हाइब्रिड आपको बना के दिखाता हूं, ऐसा कुछ बनाया था हमने, आ रही ना जीओसी काम में। और जैसे ही आप इसका हाइब्रिड बनाएंगे तो अब आप श्योरली कह सकते हैं कि द म्यू इज इक्वल टू जीरो। इस केस में तो दोनों बातें हैं, सक्सिनिक एसिड के एंटी फॉर्म का म्यू जीरो नहीं होता, मगर अगर एनओएच सॉल्यूशन मिलेंगे तो होगा। आज थोड़ा ढीला लग रहा है, पता नहीं क्या बात है। मोस्ट स्टेबल फॉर्म इन एक्वस एनओएच, तो सबसे पहले तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाता हूं मैं इसकी, अभी अभी बना के आ रहा हूं आपके लिए। तो आई डोंट थिंक इट्स अ बिजनेस, बट फिर भी दोबारा बता रहा हूं। ये लो मोस्ट स्टेबल फॉर्म, कौन सी है मोस्ट स्टेबल फॉर्म, उसका आंसर लिखो गॉचे। फिर क्वेश्चन आता है मोस्ट स्टेबल फॉर्म इन एक्वस एनओएच, तो एनओएच में डालते ही ये दोनों H हटा देंगे अपने, और अब यहाँ H बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी बच्चों, उल्टा ये तो मामला उल्टा पड़ गया। NaOH में डालते ही यहाँ नेगेटिव नेगेटिव का भारी रिपल्जन हो जाएगा, एंड दीज टू नेगेटिव चार्जेस
will set apart at to the maximum distance. तो अब मोस्ट स्टेबल फॉर्म हो जाएगी NT। तो आंसर हो गया भाई, फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। इसका आंसर है म्यू नॉन जीरो, इसका आंसर है 0, इसका आंसर है NT और इसका आंसर है गॉच। तो ये है भाई मेरी तरफ से आंसर। कॉपी करो इसको फटाफट। सुनीता नाम का एक बच्चा पूछ रहा है कि भाई NaOH डालते ही ऑर्डर पलट जाएगा। ऐसे याद नहीं करना है, आप चीजों को याद ना करें। केमिस्ट्री याद करने से ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएगी। मैंने कोशिश किया आपको समझाने की, मैंने इनपुट लगाया है, एनर्जी लगाई है, आप भी वही काम करें। ऐसे नहीं चलेगा कि भाई NaOH डालने से सॉल्ट बन जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है बस। और उसके बाद जो भी होगा वो आप मेहनत करो ना, मेहनत करने से आप पीछे क्यों हट रहे हो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी करते हैं आज थोड़ा। एक बढ़िया क्वेश्चन करवाता हूं आपको, चलो एक बढ़िया क्वेश्चन करवाता हूं उसमें। काफी फेमस मॉलिक्यूल है, आगे आप अभी ऑप्टिकल पढ़ेंगे उसमें काम में आएगा। टार्ट्रिक एसिड, इसको फ्रंट कार्बन मान लेते हैं, इसको बैक। फ्रंट कार्बन से आपके पास COH है, H और OH है। पहले इसको देख लो क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बच्चे 99% गलती करते हैं। फिर बैक कार्बन से सेम COH, H और OH, COH, H और ये टार्ट्रिक एसिड आपको दिया हुआ रहेगा एग्जाम के अंदर, और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म बना दीजिए। तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म जैसे ही बच्चा देखता है ना, तो वो सीधा रश करता है कि मेरे हिसाब से तो इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म गॉच होगी, क्योंकि ये H बॉन्डिंग वाला केस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है इसके अलावा। तो बच्चा गॉच बना लेता है, 60 डिग्री पे गॉच बनेगा। पीछे वाला कार्बन ये गॉच बन जाएगा, और गॉच में H बॉन्डिंग भी हो ही रही है। कार्बन से नहीं होगी, वो ऑक्सीजन से होगी।
कुछ बच्चे तो इतनी भी मेहनत नहीं करते, वो तो बोलते हैं कि भाई आपने बताया था कि एच बॉन्डिंग वाले में गॉस ज्यादा स्टेबल होता है, तो हम तो बिना देखे टिक कर आए गॉस ज्यादा स्टेबल होता है। ये जो आपकी हरकतें हैं ना बिना देखे टिक करने की, ये डुबोती हैं आपको। तो सब्जेक्ट समझ के पढ़ना है। एक 180 डिग्री पे देखिए, ये ऐसा दिखेगा आपको। अब थोड़ा कंसेप्ट समझिए कि पिछली अभी जो मैंने आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल पढ़ाया था करीब आधे पौन घंटे पहले, उसमें गॉच में ऐसा क्या हो गया था कि वो ज्यादा स्टेबल हो गया था एंटी से। व्हाट वाज द मेन डोमिनेटिंग फैक्टर कि वो ज्यादा स्टेबल हो रहा था? यस, वेरी गुड। भाई द रीजन लाइज इन द किलेशन। वेरी वेल सेड। द रीजन लाइज विद इन द किलेशन ओनली। तो वो किलेशन तो यहां पे भी हो रहा है बच्चों, आप ध्यान से देखिए, ये देखो किलेशन हो रहा है बढ़िया वाला। तो एच बॉन्डिंग का किलेशन ऊपर भी है नीचे भी है, किलेशन दोनों में है। तो अब अगर मैं आपको क्लियर बात करूं तो इसमें क्या हो रहा है, 1 2 3 4 ग्रुप एक साथ आ गए बड़े बड़े। वो कुछ अमाउंट ऑफ स्टेरिक स्ट्रेन क्रिएट करेंगे जिसे हम वॉन्डरवॉल स्ट्रेन क्रिएट करते हैं, जो लोन पेयर का रिपल्जन होगा और वो सब जो वहां पे हालत खराब होगी। रिपल्जन यहां भी होगा, मना नहीं कर रहा हूं, थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि यहाँ 4 एक साथ बड़े बड़े नहीं है। पहले ये 2 बड़े हैं, ये 2 बड़े उससे थोड़ा दूर निकल गए। तो किलेशन किलेशन बराबर बराबर। तो आपको बात समझनी है कि गॉच के ज्यादा स्टेबल होने के पीछे रीजन किलेशन था। गॉच में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। द रीजन बिहाइंड वॉज किलेशन। तो इसलिए याद नहीं करना कि भाई कोई भी मॉलिक्यूल देखो और सीधा गॉच पे जाके कूद जाओ कि नहीं गॉच ही होगा, ऐसा नहीं। आपके सामने है गॉच, आपके सामने है, लेस स्टेबल है क्योंकि भीड़ काफी हो गई। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एंटीफॉर्म इज मोर स्टेबल, है ना। इसका पूरा नाम लिख लो, मीजो टार्टरिक एसिड। साइंटिफिक नेम है ये, मीजो टार्टरिक एसिड। ये मीजो क्या होता है, ये जल्दी ही आपके आ जाएगा, है ना, 2-4 दिनों के अंदर अंदर आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, मीजो टार्टरिक एसिड। एक बच्चा पूछ रहा है कि क्या सारे 6 बना के चेक करने हैं? नहीं, मेरे हिसाब से 6 के 6 बनाना तो बेवकूफी हो जाएगी, इतना टाइम नहीं रहता आईआईटी में। 2 ही चेक कर लो ना बस भाई। एक्लिप्स तो वैसे भी स्टेबल नहीं हो सकते ना। कंपटीशन सिर्फ किसमें है, एंटी और गॉच में। तो 2 एंटी बना के चेक कर लो, 1 सेकंड में ये बनेगा, 1 सेकंड में ये बनेगा, बिना टाइम खर्च किए आंसर आ जाएगा और फुल प्रूफ आंसर आएगा, है ना। सारे 6 बनाना तो गलत होगा। हाँ बस बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। एंटी और गॉच में ही चेक करना है। Let's move on to the last venture for conformational isomers.
एक न्यूमेरिकल बड़ा फेमस है, 2004 आईआईटी जेईई में आया, और मतलब दिस इज सिंपली आउटस्टैंडिंग पीस ऑफ न्यूमेरिकल। और ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि आप अंदर हैं या बाहर हैं। बहुत ही बढ़िया, आइए एक बार वो देख लेते हैं। क्वेश्चन बेसिकली ये था कि फाइंड पहले एक बार ये क्वेश्चन आप कॉपी कीजिए एंड देन आई विल कंटिन्यू। Find mu of the Gauch form of ZCH2CH2Z type molecule, given that observed dipole moment of sample ZCH2CH2Z is 1 dpi and mole fraction of antiform is 0.82. Following mathematical relation can be used. This seems to be the mathematical relation. Summation mu I xi is equal to mu observed 1 dpi.
ओके, अब ये एक्सट्रीम टेक्निकल क्वेश्चन है बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले ZCH2CH2Z को अपने को बनाना है। तो इसके 4 फॉर्म बना करते थे अगर आपको याद हो तो, एंटी, गॉच, पार्टली एक्लिप्स और फुली एक्लिप्स। तो फुली और पार्टली को तो अपन हटा देंगे क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करते, इतना मैंने आपको बताया था। तो चारों फॉर्म में से काम के 2 फॉर्म आप निकाल लेंगे और वो होगा एंटी और गॉच। अब इन दोनों में से एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि Z एक एटम मानते हुए आप इसको अपनी तरफ खींचेंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर कुछ केसेस में इस वाले का नॉन जीरो भी होता था, तो बिल्कुल होता था बट वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस को हमेशा नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह डील करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें Z अपनी तरफ खींचेगा, ये प्लस आई माइनस आई जो भी करे, एंटी वाले का हमेशा डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये ऊपर सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं, है ना। तो अब अपन शुरू करते हैं। म्यू आई एक्स आई का मतलब म्यू ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म इंटू एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म। समेशन करोगे तो म्यू ऑब्जर्व्ड आ जाएगा। सबसे पहले ये देखना है कि ये मॉलिक्यूल 2 फॉर्म में रहता है, तो दोनों का समेशन करेंगे। तो मैं इसको लिखता हूं म्यू ऑफ एंटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी, प्लस क्योंकि समेशन म्यू ऑफ गॉच, मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच विल बी इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड 1/। इस मैथमेटिकल फॉर्म को सिंप्लीफाई कर दिया। दोबारा समझिए, समेशन का निशान, इंडिविजुअल फॉर्म्स जितनी भी हों, 2 फॉर्म्स होंगी एंटी और गॉच, पार्टली और फुली ऑमिट हो जाएगी, पहले ही हटा लेना है। अब मेरे हिसाब से ये वाली टर्म म्यू ऑफ एंटी 0 है, ये 0 होते ही ये पूरी क्वांटिटी खत्म हो गई। तो फाइनल इक्वेशन बची म्यू ऑफ गॉच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच शुड बी इक्वल टू 1/। तो म्यू ऑफ गॉच हो जाएगा 1/मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच। ये मालूम कर लो, इंफॉर्मेशन दी हुई होगी कहीं ना कहीं। ये रहा एंटी फॉर्म का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.82, तो 1 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा गॉच का। या थोड़ा सा मोल कंसेप्ट काम में आ रहा है, मुझे पता नहीं है, बट ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए। ये गिवन नहीं होती आईआईटी में कि x मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द टर्म इज इक्वल टू 0। तो फिलहाल 2 ही मोल फ्रैक्शन है, सॉरी 2 ही फ्रैक्शंस हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच शुड बी इक्वल टू 1। किसी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं ना, सबका मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो एंटी फॉर्म का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो गॉच का अपने आप 1 में से माइनस करके मैंने यहाँ पे रखा, डिवाई में वैल्यू आ जाएगी। तो ये इतना सा है। हाँ 1/0.12 मतलब कितना हो गया, ये देखना पड़ेगा मुझे भी ज्यादा। 100/12 लिख लो, इससे आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा। हाँ 100/12 आएगा या 18 आएगा? मैंने कुछ मिसप्रिंट कर दिया क्या? प्रिंस कुछ हंस रहा है। 1, अच्छा हाँ सही है सही है, मेरी तरफ से गलती हुई, मेरी तरफ से गलती हुई है। 2 है ना यहाँ पे, तो यहाँ 1/8 आएगा, सही है। माय मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक, सही है। चलो, तो ये क्वेश्चन देखने को थोड़ा सा इजी है और इसको पढ़ते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो ये बहुत ही, अरे नहीं नहीं, प्रिंस सिंसियर लड़का है, तो हंस इसलिए रहा था कि वो अवॉइड कर रहा था कि उसको पता था। चलो चलो, जरा से कुछ बोला और कमेंट आना शुरू हो जाते हैं बच्चों के। चलो कॉपी करो भाई।
तो ये बच्चों खत्म होता है अपना एक पोर्शन, व्हाट दैट इज कॉल्ड कन्फर्मर्स, है ना। अब इसको मैं अभी इसको कॉपी करो, फिर मैं बता देता हूँ कि अपन नेक्स्ट टर्न से, आप लोग नेक्स्ट टर्न से ऑप्टिकल जो है वो कैसे एंटर कर रहे हैं, क्या करना है ना। जेड में अवे नहीं हुआ, बेसिकली आप प्लस आई मान के निकालो तो भी जीरो आएगा दोनों को, और माइनस आई मान के निकालो तो भी जीरो आएगा। दैट्स नॉट द बिजनेस, नॉट ऑल। देखो, स्टीरियो के तीन मेन पोर्शंस होते हैं बच्चों, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स में जनरली एक तो मैंने आपको पोर्शन पढ़ा ही दिया एलिफेटिक मॉलिक्यूल्स का, एक पोर्शन इसमें और होता है और वो होता है साइक्लोहेक्सेन का। तो शीट में इस पैटर्न पे दिया हुआ है, पहले ज्योमेट्रिकल फिर ऑप्टिकल फिर कन्फर्मर, बट क्योंकि कन्फर्मर समझना जरूरी होता है इसीलिए मैंने पहले वो पढ़ाया है, और उसके बाद ऑप्टिकल अब अपन नेक्स्ट टर्न पे शुरू कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तीनों पढ़ने के बाद तीनों को सिंक्रोनाइज और मिला दिया जाएगा और पूरा स्टीरियो आ जाएगा। तो ये पॉलिसी चल रही है, तो किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हमने कुछ ऐसा पढ़ा या वैसा पढ़ा। ज्योमेट्रिकल आप लोगों का 100% कंप्लीट है, कंफर्मेशन आपका कंप्लीट है, साइक्लोहेक्सेन तो वैसे भी सिलेबस के बाहर है, जेई लिखती है क्लियरली कि साइक्लोहेक्सेन जो साइक्लिक है वो सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी पढ़ाएंगे अपन, जो बच्चे ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पढ़ाते हैं ये। और ऑप्टिकल से अपन नेक्स्ट रन पे शुरू कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये तीनों से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, तीनों सिंक्रोनाइज आते हैं, इसलिए तीनों को सिंक्रोनाइज भी किया जाएगा, है ना। जैसे मैं आपसे एक छोटी सी बात बताता हूं, ज्योमेट्रिकल पूरा पढ़ लिया अपन ने, दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड ऑलीन्स, ऑल ईन्स मतलब डबल बॉन्ड लगातार आना, ऑल ईन्स। तो ऑलीन्स में ऐसा देखा जाता है कि ये जो ऑलीन है जिसमें दो डबल बॉन्ड है, दो का मतलब इवन डबल बॉन्ड्स, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती है। तो ये वाला पोर्शन मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया जानबूझ के, क्योंकि ये ऑप्टिकल के अंदर आएगा, तो इसको वहीं पे पुटअप करेंगे, है ना। तो ऐसा मत सोचना कि अगर इसका कोई क्वेश्चन आ गया तो आप सोचो कि ये सर ने बताया नहीं है, ये सही समय जहां पे होगा ना वहां पे बताया जाएगा, है ना। तो अब बता ही दिया है तो मैं थोड़ा सा इसको कह के और आज की क्लास खत्म करूंगा। आज ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर रहे अपन, आज बस इतना ही बोल के मैं खत्म कर रहा हूँ, जस्ट मेकिंग। हाँ, क्यूमुलिन भी बोलते हैं इसको, क्यूमुलिन बोलते हैं क्योंकि क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड आ रहे हैं, क्यूमुलेटिव मतलब एक साथ, इवन संख्या में आ रहे हैं इसलिए पर्टिकुलर नाम है इवन क्यूमुलिन, है ना। इसका जो शेप होता है ना वो ऐसा होता है बच्चों, दैट मीन्स कि ये मिथाइल और एच तो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग है, और ये मिथाइल और एच इंटरनल एक्सिस के अलोंग है। डॉट बना रहा हूं ना, मतलब एक एक्सिस जो अंदर और बाहर जा रहा होगा। अगर आपको एक्स वाई जी सिस्टम पे बताऊं तो इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, लेट से इसको जी बोलते हैं आप लोग। एनसीईआरटी पैटर्न पे चलें तो एनसीईआरटी वाले इसको जी बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एमओ के अंदर आपने थ्योरी जो पढ़ी होगी वो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ी होगी।
तो एमओ से ले लो, वैसे कोई रैंडम होता है, फिक्स नहीं होता, कुछ भी ले सकते हो आप। तो अगर इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे चलें तो ये मिथाइल और एच तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ये मिथाइल और एच वाई एक्सिस के अलोंग है। ये अब समझ में आ गया होगा आपको। तो जब इस मिथाइल की आप बात करेंगे ना, तो ये मिथाइल ऐसे अंदर जा रहा होगा और एच बाहर आ रहा होगा। तो आप इस एच को देखें, ये एच यहाँ है और ये एच ऐसे नीचे है। तो इस एच से इस एच की जो डिस्टेंस है वो पहले भी सेम रहेगी, और अगर आप इसको ऊपर बना लोगे तो भी सेम रहेगी। और मैंने बताया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस जो अपन ने पढ़ा था, वो डिस्टेंस बेस्ड आइसोमेरिज्म होता है। डिस्टेंस कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए, जबकि इस केस में क्या होगा कि इस मिथाइल से डिस्टेंस ना तो कम होगी ना ज्यादा, और जब ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो इसमें जीआई ऑब्जर्व नहीं होगा। बट ये सब बातें यहाँ करने का मतलब नहीं है, क्योंकि बेसिकली या तो ये बॉन्डिंग की चीजें हैं या ये ऑप्टिकल की चीजें हैं। तो ऑप्टिकल में इसको अपन कवर अप लेंगे, है ना। तो ये है बच्चों मेरी तरफ से दो पोर्शंस स्टीरियो के। ऑप्टिकल वाला जो है फिर ये अपन, और आज की क्लास में अपन इतने में खत्म करते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट पूछना हो तो बता दो मुझे। आपको होमवर्क देना है अब, है ना। डिस्कशंस तो अपने शीट के बिल्कुल कंप्लीट चल रहे हैं आई थिंक, है ना। तो होमवर्क में शीट लाया नहीं हूं अभी। होमवर्क कोई बच्चा शीट है उसके पास तो एक बार बड़ा करके दिखा, मतलब शीट कैमरा दिखा दो। तो मैं सेक्शन जे है शायद। हाँ सेक्शन जे। एक मिनट पर मुझे पूरा जे दिखाई दो आप। ठीक है, और पार्ट 2 का भी दिखा दो। ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ 2-3 क्वेश्चंस में गड़बड़ आएगी आप लोगों के, जिसमें वो मीजो वगैरह के बारे में पूछ रहा है, और दो क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी आपको। वो ऑप्टिकल के अंदर कवर अप होंगे, तो आप घबराइएगा मत। जो जो क्वेश्चन आपसे हो जाए उतने कीजिए, और फिर जो 2 क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आएगी उसको मैं ऑप्टिकल पढ़ाने के बाद, ऑप्टिकल के अंदर वो अपने आप ही कवर अप हो जाएंगे, है ना। तो ये टॉपिक इसलिए पढ़ाना था क्योंकि ऑप्टिकल में काम में आएगा। बिना इसको पढ़ाए ऑप्टिकल में एंटर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो ये हमेशा से ही मैं ऐसी पॉलिसी पे लेके चलता हूँ। ये बात है बच्चों। चलो, नहीं ऑप्टिकल के लिए बिल्कुल अब कंप्लीट, अब तैयार हो चुके हो आप, है ना। यू आर 100% रेडी फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स। कोई भी जरूरत की अब आपको उसमें नहीं है। बस अभी तक जो पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ के आइएगा, है ना। जिसको डाउट पूछना हो वो एक बार हैंड रेज कर दीजिए, फटाफट पूछ लेता हूँ। हाँ मयंक, पूछो फटाफट, क्या डाउट है। हेलो सर। सर जो आपने ब्यूटेन वाला केस कराया था कंफर्मेशनल में, सर उसके अंदर हम सेकंड और थर्ड के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है उसको रोटेट करते हैं, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड के बीच में या थर्ड और फोर्थ के बीच में वो रोटेट नहीं हो हाँ सकता मैं क्या? समझ गया।
आपको उसमें ये कहना है कि भाई हम फर्स्ट और सेकंड को भी तो फ्रंट और बैक कार्बन मान के रोटेट कर सकते थे, यही पूछना है ना? हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ कि सेकंड और थर्ड जब हमने रोटेट किया तो हमें एनर्जी मैक्सिमम मिला? मैक्सिमम मिला तो मिनिमा भी मिलेगा। हाँ और हम तलाश में मिनिमा की है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हम पूरी की पूरी स्टडी कर रहे हैं, पूरे 2 लेक्चर लग गए कन्फर्मर में, उस लेक्चर का यूज क्या है, मतलब हम क्यों कर रहे हैं, समझ में क्या आया आपको कि ये सर क्यों पढ़ा रहे हैं? तो पढ़ाने का कारण ये है कि वी वांट टू फाइंड द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल। यस और नो? यस सर। मोस्ट स्टेबल का मतलब हम किसकी तलाश में है? जिसकी एनर्जी सबसे कम हो। तो एनर्जी सबसे कम वाला फॉर्म तभी आएगा जब सबसे ज्यादा वाला एनर्जी फॉर्म मिलेगा। हाँ नेचुरल बात है ना? यस सर। तो इसीलिए सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच का जनरली लेते हैं, ताकि मैक्सिमम एनर्जी वाला मिल जाए, और जब मैक्सिमम वाला मिला तो फिर आगे चलेंगे तो मिनिमम वाला भी मिलेगा। सर हाँ सर। सर मतलब मेरा पॉइंट आप समझिए। इस बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्या नाम है आपका? मयंक। मयंक एक्चुअली जो पूछना चाहता है वो ये है, इसको सुनो ध्यान से, क्योंकि ये चीजें आईआईटी में आ सकती हैं, मेंस में तो नहीं आएंगी, एडवांस में आ सकती हैं। कि हमने जो पढ़ाया था उसमें इसको फ्रंट और इसको बैक माना था। इसको फ्रंट और इसको बैक माना था, और पूरी स्टडी करवा दी। मयंक का ये कहना है कि इसको फ्रंट और इसको बैक मान के भी तो कर सकते हैं। तो पहले तो ये बताओ, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जवाब क्या है, हाँ या ना? तो जवाब है हाँ, कर सकते हैं। यस नो की क्या बात है, करो ना आराम से, मना कौन कर रहा है? कर सकते हैं। करना मतलब आईआईटी में आ सकता है कि चलो इसको फ्रंट और इसको बैक मान के बनाओ, तो बना देना, कौन मना कर रहा है? मगर उससे आपको मोस्ट स्टेबल फॉर्म नहीं मिलेगी। मैं बना के दिखाता हूं ना आपको। लो, अच्छा क्वेश्चन पूछा है मयंक ने। कि पेन चलना बंद हो जाते हैं यार, क्या समस्या है? क्लास फ्रंट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इधर देखो। फ्रंट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, बैक कार्बन पे वी आर हैविंग कपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अलोंग विद इथाइल, couple of hydrogen atoms along with C2H5. Got it? अब आप खुद देखो, यहाँ इथाइल की H से इंटरेक्शन होगी, और जो मैंने बनाया था उसमें मिथाइल की मिथाइल से इंटरेक्शन होगी। तो यहाँ पे वहां जो मिथाइल मिथाइल से जो भिड़ेगा ना, वो ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट करेगा, तो हाईएस्ट एनर्जी फॉर्म भी आएगी। और जब हाईएस्ट आएगी तो एनर्जी थ्योरम है कि जहां हाईएस्ट मिलता है वहीं लोएस्ट भी वहीं मिलेगा। हाँ सर, आप समझिए। अभी क्लियर हो गया? यस सर। तो कल को आईआईटी में मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसको फ्रंट और इसको बैक मान के कर सकते हैं क्या, तो बोलोगे तो कोई कर बुराई नहीं है, कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉ देम, है ना? वो अलग बात है कि आपको उसमें मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल नहीं मिलेंगे, उनके कहीं बीच वाले मिलेंगे कुछ। ओके सर। गुड क्वेश्चन, वेरी क्रिएटिव क्वेश्चन। चलो, अब ये हेलो सर कौन है भाई? तुम भी पूछ लो। हेलो सर। हाँ पूछिए। सर एक मतलब डबल बॉन्ड और सर रिंग को सर अगर साथ में अगर अटैच करें अपन, वो इवन हो जाएगा सर, उसका इवन जो सर अपन अलाइन बोल रहे हैं ना सर आप, इवन डबल बॉन्ड। हाँ सुन रहा हूँ मैं, आपके फंडे सुन रहा हूँ। वो आप फालतू के फंडे लगा रहे हो ना कि एक रिंग को एक डबल बॉन्ड मतलब के बराबर जेसो मान नहीं लेते करेगा हैं। सर वो। एक रिंग को एक डबल नहीं बॉन्ड सर, मान एक लेते एक हैं। रिंग, अरे आप सर वही एक तो रिंग से फंडा डबल लगा रहे बॉन्ड हो। अटैच है उसमें, और उस पे। रिंग हाँ को सर। जो डबल बॉन्ड अटैच होता है उसमें रिंग को डबल बॉन्ड मान लेते हैं, वही फंडा ना। यस सर। आईआईटी की तैयारी कर लो, मत पड़ो इन चक्करों में। ये सारे रास्ते जो है ना वो बीएससी और उसके बाद एमएससी और उसके बाद किराने की दुकान पे जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है सर हमें नहीं आते क्या ये फंडे? कंफ्यूजन हो रहा था। कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, किसी सर जमाने में हमने ही बनाए ये फंडे। चलो पढ़ाने दो यार, फालतू बातें मत करो। अरे स्पायरेंस नाम का कोई टॉपिक है ना सर, उसमें भी तो यही कराते हैं। स्पाइरेन में
आपको ऑप्टिकल में पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, वो जानबूझ के नहीं पढ़ा रहे हैं। उसका ज्योमेट्रिकल के अंदर कोई मतलब ही नहीं है। अब सर, मैं पूरी एक क्लास खराब करूं उसमें कोई मतलब नहीं बनता है। मेरा पॉइंट समझ गए ना? सर। स्पाइरेंस ये सब चीजें आएंगी, मगर कब आएंगी? सर हमें पढ़ा दिया ना सर, इसमें डाउट था इसलिए। हाँ, वो मैं इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया कि ये सब सही समय पे आएगा, वहां बताएंगे। गॉट इट? यस सर। वो सर उसमें तो बोला था कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग इज इक्वल टू इवन, तो जीआई शो नहीं करेगा। अब मेरे हिसाब से अपन इससे आगे मेरा पॉइंट समझ गए ना? हर चीज सही समय पे आएगी, वहां पढ़ाई जाएगी। गॉट इट? ओके सर। सरकार बोलिए। चलो ठीक है बच्चों, तो आज की मुलाकात इतनी ही, और फिर इसको अपन नेक्स्ट टर्न पे ऑप्टिकल में ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे, है ना? ठीक है। हाँ, थोड़ा सा डल लग रहा है आज, पता नहीं क्यों, क्या लग रहा है। लेट्स सी। हाँ, बाय। चलो ठीक है, बाय बच्चों।